मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया पांचवा बजट। 1,89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हुआ पेश। स्वास्थ्य बजट में 23.89% की बढ़ोतरी। चिरायु आयुष्मान में 6 लाख से ज्यादा इनकम वालों को लाभ। निरोगी योजना में 46.30 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच। पीजीआई रोहतक में शुरू होगा लीवर प्रत्यारोपण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में लगातार पांचवा बजट पेश किया। उन्होंने साल 2024-25 के लिए 1,89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, जो साल 2023-24 के 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा संशोधित अनुमान से 11.37% ज्यादा है। बजट अनुमान 2024-25 में कोई नया कर नहीं लगाया गया। ये जनहित का बजट है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए स्वास्थ्य बजट में इस बार 23.89% की बढ़ोतरी की गई। इस बार विभाग को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साल 2024-25 में योगशालाओं समेत 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों के नए ESI अस्पताल खोले जाएंगे। वहीं करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल को मंजूरी दे दी गई है। 2024-25 के पटौदी, साहा, घरौडा और कैथल में नई ESI डिस्पेंसरियां शुरू होगी। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में GST, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। सीएम ने कहा कि 2023-24 में पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और जल्द ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो वहीं रोहतक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में निवारक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला में बन रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में OPD शुरू हो चुकी है। साल 2024-25 में निर्माण पूरा होने की भी उम्मीद है। वहीं निरोगी हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच और 2.56 करोड़ लैब टेस्ट किए गए। कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं पहली बार जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों पर लागू कर दी गई है। इसको लेकर 556 अस्पतालों को लिस्टेड किया गया है। 1340 उपचार पैकेजों को इस योजना में पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि 1 लाख रुपए आय वाले 22.89 लाख परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त बस सफर की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के करीब 84 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा हरियाणा की सड़कों पर जल्द स्लीपर कोच बसें चलेगी। वर्ष 2022-23 के बजट अभिभाषण के दौरान मैंने घोषणा की थी कि लोक निर्माण विभाग के बजट की 50% राशि का उपयोग सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर बजट की 64% राशि का उपयोग करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 216 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया और 3,057 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। मैं वर्ष 2024-25 के दौरान 9,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त वर्ष 24-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। 52 ROB व ब्रिज का कार्य प्रगति पर है और जल्दी पूरा होने की संभावना है। वर्ष 24-25 के दौरान 28 ROB
आरयूबी व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 HVAC बसों को खरीदकर रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लंबी दूरी वाले मार्गों पर आम जनता की सुविधा के लिए स्लीपर कोच बसें चलाई जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा में अब हर नागरिक चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने बजट में इस योजना के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को 1,500 रुपए वार्षिक भुगतान के साथ इस योजना में शामिल किया गया था। अब 3 लाख से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी इस योजना में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके लिए 2 स्लैब की घोषणा की है। पहले स्लैब में 3 लाख से 6 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को 4,000 रुपए वार्षिक शुल्क देना होगा, तो वहीं दूसरे में 6 लाख से अधिक सालाना आय वाले परिवारों को 5,000 रुपए सालाना शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 45 लाख परिवारों के 1 करोड़ 80 लाख लोग इस योजना में शामिल होकर स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे हैं। साल 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ और साल 2023-24 में अब तक 5,21,000 लोगों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा ने पीएम मोदी का जताया आभार। अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पेश किया प्रस्ताव। पीएम के भागीरथ प्रयास से अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना। पीएम मोदी ने लिया है विकसित भारत बनाने का संकल्प। हरियाणा विधानसभा में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में धन्यवाद और बधाई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ ये सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम के स्थापित जनसेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। राम राज्य की ये विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। ये सदन प्रधानमंत्री मोदी का विशेष आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है। उसी की सिद्धि के भागीरथ प्रयास से अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई है।
उन्होंने कहा कि उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में हासिल हुई, ये अगले 25 सालों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को हासिल करने का शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम मनोहर लाल का जवाब। 8 दिनों में घोषित होगा 28-29 हजार पदों की भर्ती का परिणाम। ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी का प्रावधान किया लागू। मेरिट के आधार पर हो रहा योग्य युवाओं का चयन। कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए बना कौशल रोजगार निगम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 28-29 हजार पदों की भर्ती का परिणाम 8 दिनों में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में की गई भर्तियों का आंकड़ा पिछली सरकार के 10 सालों में की गई भर्तियों से ज्यादा है। वर्तमान सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया को सरल करते हुए सीईटी का प्रावधान लागू किया है। सीईटी को लागू करने का लक्ष्य इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करना और मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं का चयन करना है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के शोषण से अस्थायी नौकरी पर लगे कर्मचारियों को बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है, जिसके जरिए आउटसोर्सिंग नौकरी युवाओं को दी जाती है, जिसमें उन्हें ईपीएफ, ईएसआई समेत कई फायदे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर पहले से लगे करीब 1,08,000 कर्मचारियों को निगम में पोर्ट किया गया है। निगम में पारदर्शी तरीके से युवाओं का चयन किया जाता है। वहाँ एक स्थायी भर्ती होती है कि एक उम्र तक आता है, उसके बाद एक आयु के बाद वो रिटायर होता है, लेकिन यहाँ वो तब तक ही रखा जाता है जब तक उसकी आवश्यकता है। पक्की भर्ती होने के बाद उसको दोबारा से अपना कोई काम देखना होता है। हमने इसमें प्रावधान ऐसे किए हैं कि जो लोग एचकेआर में एक बार आते हैं उनको पक्की नौकरी मिले, और मिलने के बाद चूंकि वहाँ एक मेरिट है, मेरिट के हिसाब से उसको कम्पीट करना पड़ता है, उस हिसाब से जाएगा। और अगर वो नहीं जा पाता तो वापस दोबारा भी उसी को, चाहे विभाग सेम में रिन्यूअल करे या उसका दूसरा विभाग, क्योंकि उसके ट्रांसपेरेंट तरीका, उसकी रैंकिंग है, उस रैंकिंग के कुछ पैमाने हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की बेरोजगारी के आंकड़े पेश करने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वो 36% से 9% पर आ गए हैं। विपक्ष CMIE के आंकड़े दिखाता है। CMIE ने दिसंबर 2016 में हरियाणा में 2.6% दिखाई, बाद में 37% तक दिखाई। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में CMIE ने 8.6% बेरोजगारी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है, इसमें लोगों ने खुद बेरोजगार घोषित किया है। उस डेटा के मुताबिक 7.5 से 8% बेरोजगारी है। डिमांड कैसे आएगी, हम वो प्रचारित करेंगे। अब वो डिमांड सारे देश भर की 10,000 की, कोई हमारी नहीं है, सारे देश भर की 10,000 की डिमांड आ गई। और देशों को भी आई है, लगभग 2-2,500 की और भी है, लेकिन बाकी कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200 ऐसा करके हमने वो सारी की सारी प्रचारित कर दी। प्रचारित करने के बाद कुछ नौजवानों ने भर दिया कि हाँ, हम इजराइल जाने के लिए तैयार हैं। अब उनकी इंश्योरेंस का, उनके बाकी व्यवस्था, सुरक्षा, सारे प्रबंध हमने किए हैं। उनकी ट्रेनिंग भी कराई है। उनकी संयोग से पूरे देश भर के लिए ट्रेनिंग के लिए वो रोहतक आ गए कि हम रोहतक यूनिवर्सिटी से उनका भर्ती शुरू करेंगे। वहां बाकी प्रदेशों के लोग भी आए, हरियाणा के भी लोग आए। अब उनके भी पैरामीटर अपने होते हैं। पैरामीटर के आधार पर उन्होंने जो भर्ती की है केवल 250 बच्चों की भी हरियाणा की है। बाकी प्रदेशों के लोग आए, उन्होंने मना कर दिया कि जो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हरियाणा का है हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 सालों में निजी क्षेत्र में 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर दिलाए हैं। प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है और उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। बड़े प्रदेशों में प्रति व्यक्ति GST कलेक्शन के मामले में हरियाणा पहले नंबर पर है। हरियाणा
विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर सीएम ने कहा कि चेयरमैन का सिलेक्शन एक कमेटी करती है। नंदलाल शर्मा कई सालों तक SJVN विद्युत निगम के अध्यक्ष रहे हैं। वो कुछ वक्त के लिए BBMB के भी चेयरमैन रहे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक ताप बिजली प्लांट भी लगाया है। इस क्षेत्र में उनका अनुभव ज्यादा है। आखिर ऐसा नहीं, आज हमारा इंडस्ट्री एरिया जो बढ़ रहा है, आज हमारा GST जो बढ़ रहा है, we are the highest collector per capita in GST in the country. We are highest one. नहीं, टैक्स तो तभी आता ना जब इंडस्ट्री लगती है। GST का मतलब क्या है? GST कलेक्शन का मतलब है आपकी प्रोडक्शन हो रही है तब हो रहा है। प्रोडक्शन कब होगी? जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो अप्लायमेंट होगी। आज ये छोटे प्रदेश अलग हैं, सिक्किम है, गोवा है, दिल्ली है, उनका हमारे ज्यादा सर्विसेज बहुत है वहां। लेकिन इनसे जो छोटे प्रदेशों से बड़े प्रदेश हैं, इन बड़े प्रदेशों में हमारा 35,000 रुपया पर कैपिटा GST कलेक्शन है और ये हाईएस्ट वन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार सामने आया है, हमने कड़ी कार्रवाई की है। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अनिल नागर HCS अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की भर्ती के लिए 1% अधिकारी को सरकार की भर्ती एजेंसियों में सचिव या फिर संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है, जिसका काम केवल ऑफिशियल वर्क करना है। परीक्षा से जुड़े सभी कामों के लिए भर्ती एजेंसी का चेयरमैन इंचार्ज होता है। सचिव या फिर संयुक्त सचिव का गोपनीय कामों से कोई संबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विधानसभा सत्र में सीएम मनोहर लाल ने लिए तत्काल फैसले। सीएम ने तिगाव को उपमंडल बनाने का किया ऐलान। 20 सालों से रहने वाले लोगों को मिलेगा आवासीय संपत्ति का हक। मालिकाना हक देने के लिए 1 हफ्ते में नीति लगाने की घोषणा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल फैसला लेने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। सदन में तिगाव विधायक राजेश नागर ने कहा कि तिगाव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है, इसलिए तिगाव को उपमंडल बनाया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान ही तिगाव को उपमंडल बनाने की घोषणा की और इसकी औपचारिकता जल्द पूरी कर दी जाएगी। एक प्रश्न में हमारे विधायक तिगाव ने, राजेश जी ने विषय रखा था कि तिगाव या नया फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया अब वो बन गया है कि जिसमें हमको आवश्यकता भी है। वहाँ तहसील तो अलग है तिगाव की, लेकिन सब डिवीजन की मांग उन्होंने की थी, तो हमारे डिप्टी CM साहब ने उनको उस समय कहा भी था कि इसका विचार करेंगे। लेकिन विचार करने के बाद ये लगता है कि वहाँ उस सब डिवीजन की आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे, तो जो उसका एक जो उनकी सिस्टम में यानी औपचारिकता है वो पूरी करके और उस सब डिवीजन की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। वहीं शहरी क्षेत्रों में सालों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई, जिसको लेकर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 1 हफ्ते में नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसी नीति में 20 सालों से आवासीय प्लांटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।